अब समरी में समझ जाइए क्या क्या है भाई। ये जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको तो खत्म कर दिया गया। इसको किस में मर्ज कर दिया गया है? ओवरसीज वाले में मर्ज कर दिया गया। इन दोनों की विशेषता, ये दोनों वोट नहीं डाल सकते हैं, दोनों इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, इनमें नहीं था। लेकिन एनआरआई वाले लोग प्रॉक्सी वोट डाल सकते हैं, लेकिन अभी उतनी अच्छी सुविधा नहीं है। एनआरआई कौन होता है? जो भाई काम करने गया है विदेश में। अब विदेश से पैसा भेजेगा, इसके लिए भी तो कोई व्यवस्था होना चाहिए। तो भारत में 1999 में एक फेमा एक्ट लाया गया। फेमा एक्ट क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा एक्ट के तहत कहा गया कि भाई जो विदेश में काम करने गया है वो इंडिया में किस किस हिसाब से पैसे भेजेगा। अब कोई व्यक्ति विदेश में काम करने गया है तो भाई पहले तो हिंदुस्तानी में न होगा, तो इंडिया के किसी ब्रांच में उसे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब ये अकाउंट 3 टाइप के हो गए सर। वो हो गया एक एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट और एफसीएनआर अकाउंट। अब इन सबको आप समझिए अलग अलग करके। देखिए, अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में है और वो विदेश में जाके काम कर रहा है तो उसको अगर उसने एनआरओ अकाउंट खुलवा लिया है, एनआरओ का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। इस अकाउंट का फायदा ये होता है कि जैसे मान लिया कि हम अमेरिका चले गए काम करने के लिए, अमेरिका चले गए पढ़ाने, तो अमेरिका से मान लीजिए हमको जो पैसा मिल रहा है तो हम किस अकाउंट में भेजेंगे? तो इसी एनआरओ में भेजेंगे। लेकिन पता चला हमारा इंडिया में भी कोई बिजनेस था, कोई घर था जिससे रेंट आता था, या कुछ भी हो, इंडिया का भी इनकम, तो ऐसा अकाउंट जिसमें आप इंडिया के इनकम को और विदेश की इनकम दोनों को जमा कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एनआरओ अकाउंट। इसमें इंडिया का भी पैसा जमा कर सकते हैं और फॉरेन का भी जमा कर सकते हैं। लेकिन इसकी खराबी क्या है? इस पे टैक्स लगता है। इसीलिए जो विदेश में काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें सलाह दिया जाता है कि आप एनआरओ मत खोलिए क्योंकि आप पर टैक्स लगेगा, बल्कि आप एनआरई अकाउंट खोलिए। एनआरई अकाउंट किसके लिए होता है? नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। वो क्या कर सकता है कि वो केवल वही पैसा इस अकाउंट में भेज सकता है जो उसने फॉरेन से कमाया है, तो केवल फॉरेन इनकम को डाल सकता है। अब सोचेगा उसका परिवार वाला कि नहीं हम घर से कमाए हैं इसमें डाल दे, तो वो नहीं लेगा। ये केवल विदेशियों जो भारतीय हैं विदेश में काम कर रहे हैं वही इस अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। इससे फायदा उनको होता है कि भाई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं कटते हैं और ना ही उनको कोई टैक्स वगैरह देने को लगता है। समझा गया? लेकिन क्या है कि ये पैसा और ये पैसा दोनों में समस्या समझिए। आप विदेश में काम करेंगे तो आपको वहाँ सैलरी रुपया के हिसाब से तो नहीं मिलेगी, डॉलर मिल सकता है, रियाल मिल सकता है, जहाँ भी जिस देश में है उस देश की करेंसी मिलेगी। तो जब आप एनआरओ में पैसा भेजते हैं तो ये उस करेंसी को ऑटोमेटिक रुपया में चेंज करके जो वैल्यू होता है वो दे देता है, और एनआरई में करेंगे तो ये भी रुपया में दे देता है। अब हम आपसे पूछते हैं कि एक पब्लिक जो एनआरआई है जो विदेश में काम कर रहा है वो कौन, उसके लिए कौन सा अकाउंट अच्छा है, एनआरओ या एनआरई? आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से उस व्यक्ति के लिए कौन सा अच्छा रहेगा। अब एक चीज समझिए, कुछ ऐसे भी एनआरआई है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह अमेरिका में गए हैं, उनको क्या है कि मार्केटिंग करना रहता है। लेकिन दुनिया का जो ज्यादातर मार्केटिंग होता है ना वो डॉलर में होता है, और हमारे देश में चलता है रुपया, तो झमेला हो जाता है, रुपया को डॉलर में करो फिर मार्केटिंग करो। तो एक अलग अकाउंट बनाया गया जिसे कहा गया जिसे कहते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। इसमें क्या है कि आप जो करेंसी डालेंगे उसी करेंसी में पैसा स्टोर रहेगा। जैसे कोई डॉलर में कमाया और इसमें भेजेगा ना तो डॉलर को रुपया में बदल देगा, और इसमें भेजेगा तो फिर डॉलर को रुपया में बदल देगा। लेकिन इसमें भेजेगा तो सेम करेंसी छोड़ देता है, डॉलर में करेंगे तो डॉलर में रह जाएगा, पाउंड में करेंगे तो पाउंड में रह जाएगा। तो जिन्हें इंटरनल व्यापार एक्सटर्नल व्यापार करना है इस कंट्री से उस कंट्री फॉरेन मनी में, तो उनके लिए एनआरई अकाउंट नहीं है, उनके लिए ये है आपका फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ये सेम करेंसी में होता है। तो आई होप आप ये करेंसी वगैरह अकाउंट समझ गए होंगे, आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। ये PIO तो खत्म हो गया है। ये क्या है, एनआरआई लोग जो कमा रहे हैं उन्हें 3 तरह का मुख्य रूप से अकाउंट खोलने को मिलता है, और हम लोग तो नॉर्मल अकाउंट खोल लेते हैं। हम लोग को क्या पता है एनआरई अकाउंट में क्या होता है। विदेश से जब पैसा आता है ना तो उसके लिए एक कोड चाहिए होता है जिसे कहते हैं स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड विदेश से पैसा के लिए चाहिए, और इंडिया में भेजना है तो IFSC कोड। जैसे मान लीजिए हमको चेन्नई भेजना है, तो चेन्नई भेजना है तो फिर हमको क्या चाहिए, वहाँ का IFSC कोड चाहिए। समझ आ गई इंडिया में। लेकिन अगर अमेरिका से कोई पैसा भेज रहा है इंडिया में तो उसे IFSC कोड तो चाहिए ही चाहिए, वो किस स्टेट में जाएगा, और एक स्विफ्ट कोड भी चाहिए कि वो कहाँ एंट्री मारेगा। तो विदेश से पैसा मंगाने के लिए स्विफ्ट कोड, इंडिया में भेजने के लिए IFSC कोड। अब किसके अकाउंटों में भेजना है इसके लिए तो अकाउंट नंबर चाहिए। आप इसको समझ